तो अब से कुछ ही पलों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, जिन्होंने हर मसले के ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर अपनी बात को रखा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन करते हुए, तो ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान पर चढ़ गए। उन वीरों को याद करते ही हमारी नसों में अपने महान पुरखों का खून उबलने लगता है और उनके त्याग के बारे में सोचकर आंखें नम हो जाती है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ ही एक बार फिर हजारों चेहरे नजरों के सामने आने लगते हैं। शहीद गैन सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, वीरांगना अवंतीबाई लोधी, लाल बाल पाल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे नामों का एक कारवां बनता चला जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के वीर गुंडाधू पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतनलाल, मिनी माता, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बर्छिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणी बाई परगनिया, कीर्तिबाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई जैसे अनेक क्रांतिवीरों और मनुष्यों के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आज मैं एक बार फिर इन सभी को सादर नमन करता हूं। भारत में सामाजिक सौहार्द, नागरिकों के बीच एकता और देश की अखंडता को बचाए रखने के लिए भी अनेक सपूतों ने कुर्बानी दी। उत्तर प्रदेश में गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हुए थे। उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के लिए महात्मा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी शहीद हुए। शहादत की यह परंपरा इतनी विस्तृत है कि हर प्रदेश में ऐसी हस्तियों की यादें समाई हुई है, जिन्हें सिर्फ आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन याद करने और उनके बताए रास्ते पर चलने की जरूरत है। देश की सीमाओं की चौकसी करने वाले सैनिकों और देश के भीतर सुरक्षा बलों में काम कर रहे लाखों जवानों को भी नमन करता हूं। मोर्चे पर जिनकी मौजूदगी से हम सुरक्षित महसूस करते हैं। 75वां स्वतंत्रता दिवस एक ऐसा पड़ाव है जहां पर खड़े होकर हमें अपनी विरासत पर गर्व भी होता है और जिसके आगे नवा भारत गढ़ने की जिम्मेदारी भी हमें उठानी है। मुझे खुशी है कि अपनी धरोहर का सम्मान करते हुए हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का जो अभियान 3 वर्ष पहले शुरू किया था, उसका असर न सिर्फ हमारे प्रदेश में दिख रहा है बल्कि नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने के हमारे प्रयासों ने पूरे देश में एक नई उम्मीद जगाई है। मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल वास्तव में आजादी के दीवानों के सपनों को साकार कर रहा है। विकास की हमारी समझ उन मानवीय मूल्यों से प्रेरित है जो आजादी के आंदोलन की बुनियाद थे। आइए एक बार फिर याद करें हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के अमर वचन। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी ने कहा था, हिंसक तरीकों से हमेशा हिंसक आजादी ही मिलेगी और यह भारत तथा दुनिया के लिए गंभीर खतरा पैदा करेगी। शहीद आजम भगत सिंह ने कहा था,
हमारे व्यक्तियों को कुचलकर वे हमारे विचारों को नहीं मार सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, हमारे बलिदान और मेहनत से जो स्वतंत्रता मिलती है उसे हम अपनी सामर्थ्य से बचाकर रख सकते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था, हमें मानवता को उन नैतिक जड़ों तक वापस ले जाना चाहिए जहां से अनुशासन और स्वतंत्रता दोनों का जन्म होता है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, आजादी की रक्षा करने केवल सैनिकों का ही काम नहीं बल्कि पूरे देश को मजबूत होना होगा। और प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले भाषण में कहा था, जब तक लोगों के आंखों में आंसू है तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूं, हमारे पुरखों और महान नेताओं के संदेश में इतनी ताकत थी, उसने हमारे देश के संस्कार गढ़े गए। उन्हीं संस्कारों के बदौलत हम नवा छत्तीसगढ़ गढ़ रहे हैं। सत्य, अहिंसा, शांति, करुणा, संवेदनशीलता, गरीबों को आंसू पोंछना और कमजोर तबकों को शक्ति देना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। भाइयों और बहनों, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद यह सुअवसर मिला था कि राज्य के हर हिस्से में विकास के असंतुलन को समाप्त कर दिया जाए। लेकिन विडंबना है, इस दिशा में सही सोच के साथ सही प्रयास नहीं किए गए। हमने देखा, ग्रामीण और वन क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों के उपयोग और स्थानीय लोगों की भागीदारी से इस अंचलों में तेजी से विकास किया जा सकता है, जिससे गांव और शहरों के बीच बन गई गहरी खाई को पाटा जा सके। यह भी एक विडंबना ही रही, वन अधिकार अधिमान्यता पत्र वितरण से आदिवासी और परंपरागत वन निवासी समुदायों को जमीन का जो अधिकार मिल सकता था वह भी सही ढंग से नहीं दिया गया। हमने न्याय की शुरुआत इसी मुद्दे से की। आज मुझे यह कहते हुए खुशी है, हमने मात्र पौने 3 वर्षों में एक ओर जहां निरस्त दावों की समीक्षा करके बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र दिए, वहीं दूसरी ओर 44,000 से अधिक सामुदायिक और 2,500 से अधिक सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र दिए हैं। इतना ही नहीं, नगरीय क्षेत्र में भी वन अधिकार पत्र देने वाला अग्रणी राज्य हमारा छत्तीसगढ़ बन गया है। लोहांडीगुड़ा के बाद स्थानीय लोगों को अपनी जमीन का हक दिलाने की यह एक बड़ी मिसाल है। इतना ही नहीं, अब वन अधिकार की जमीनों पर धान उपजाने या वृक्ष लगाने वाले लोगों को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना से जोड़ा गया है। आदिवासी और वन आश्रित परिवारों के जीवन यापन का सबसे बड़ा सहारा वनोपज है, लेकिन पहले तेंदुपत्ता संग्राहकों को मात्र 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक दिया जाता था, जिसे हमने बढ़ाकर 4,000 रुपये किया। पहले मात्र 7 लघु अनुपजों को ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाता था। हमने 52 लघु अनुपजों को समर्थन मूल्य पर खरीदने की व्यवस्था की। इनमें से 17 उपजों की दर हमने बढ़ाई। इस तरह से 500 करोड़ से अधिक सालाना अतिरिक्त आमदनी हमारे आदिवासी एवं वन आश्रित परिवारों को प्राप्त हो रही है। भारत सरकार द्वारा की गई विस्तृत समीक्षा के हवाले से मैं सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं। छत्तीसगढ़ ने बीते 2 वर्षों में 1,173 करोड़ रुपए की लघु अनुपज खरीदी है, जो कि देश के कुल खरीदी का 74% है। भारत सरकार ने वन धन तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की तो पाया कि छत्तीसगढ़ 10 मापदंडों में देश में अग्रणी है। इतना नहीं, 15 महिला स्वसहायता समूहों को भी वनोपज के कामकाज में उत्कृष्ट प्रदर्शन के आधार पर पुरस्कृत किया गया है।
हम जिस बदलाव की बात करते थे उसकी तस्दीक अब राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है, जिसके लिए मैं वन क्षेत्र में रहने वाले सभी भाई बहनों, स्व सहायता समूह से जुड़े महिलाओं और युवा साथियों को बधाई देता हूं। स्वावलंबन की दिशा में उन्होंने बड़ी मजबूती से अपने कदम बढ़ाए हैं। स्थानीय संसाधनों और परंपरागत कौशल को निखारकर जनता के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के लिए लगातार नए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत अब रजक कार्य विकास बोर्ड, लौह शिल्पकार विकास बोर्ड, तेलघानी विकास बोर्ड, चर्म शिल्पकार विकास बोर्ड जैसी संस्थाओं का गठन किया जा रहा है। जब हम विषमताएं मिटाने की बात करते हैं तो किसान और ग्रामीण जन जीवन से जुड़ी हुई आजीविका के साधन पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो शुरुआत की थी उसे अब न्याय देने की दीर्घकालीन व्यवस्था में बदल दिया है। यहाँ तक धान तथा धान के बदले अन्य निर्धारित फसलें और वृक्ष लगाने पर भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इस पहल के बाद गांव-गांव से विविध फसलें तथा वृक्षारोपण की खबरें आनी शुरू हो गई है, जो वन और ग्रामीण अंचलों में आर्थिक मजबूती का शुभ संकेत है। मैं बार बार कहूंगा कि छत्तीसगढ़ के किसानों की जान धान में बसती है, इसलिए हमने धान खरीदने को भी न्याय का मुद्दा बनाया। विगत एक वर्ष में 263 नए धान खरीदी केंद्र खोले गए और 20,53,000 किसानों ने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी समर्थन मूल्य पर की गई। इस तरह से किसानों को समर्थन मूल्य के हिसाब से 17,240 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, जो छत्तीसगढ़ के इतिहास में अब तक सबसे बड़ा कीर्तिमान है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत पहले वर्ष में 5,628 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि समर्थन मूल्य पर धान सहित विभिन्न फसलें बेचने वाले किसानों को दी गई। योजना के दूसरे वर्ष में भी पहली किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि दी जा चुकी है और मेरा वादा है कि इस वर्ष भी 5,703 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में दी जाएगी। किसानों को न्याय दिलाने के रास्ते पर आने वाली हर बाधा का हम न केवल सामना करेंगे बल्कि जीतेंगे भी, और यह मेरा परम विश्वास है। पहले हमने 1 नवंबर 2018 की स्थिति में 17 लाख से अधिक किसानों के लंबित सिंचाई कर 244 करोड़ रुपया माफ किए थे और अब एक बार फिर 30 जून 2020 तक के लंबित सिंचाई कर की राशि लगभग 80 करोड़ रुपया माफ करने का निर्णय लिया है। सुराजी गांव योजना के माध्यम से नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के संरक्षण और विकास में मिल रही सफलता मील का पत्थर है। इसके विस्तार में गोधन न्याय योजना से गौवंश के संरक्षण, गौठान के गतिविधियों को प्रोत्साहन मिला है। जब गोबर के काम काज से बरसने वाला धन 125 करोड़ रुपए के पार हो गया है, तो आज मैं कहना चाहता हूं कि गोधन ग्रामीण व शहरी जरूरतमंद तबकों के लिए वरदान साबित होगा। वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस जैसे नए उत्पाद अब ग्रामीण क्षेत्र में समृद्धि के सूत्रधार बन रहे हैं। इस सफलता से यह विश्वास हो गया है कि हम छत्तीसगढ़ की माटी को जहरीले रसायनों से आजादी दिलाने में भी सफल होंगे और अच्छे पोषण युक्त खाद्यान्नों के उत्पादन में भी नया मुकाम हासिल करेंगे। मैं बहुत विनम्रता और भरे दिल से कहना चाहता हूं कि भूमिहीन कृषि मजदूरों की व्यथा को नहीं समझा जाना अमानवीयता की श्रेणी में होगी। जमीन के गाइडलाइन दरों में 30% कमी को आगामी 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आवासीय भवनों के क्रय पर पंजीयन शुल्क में 2% की छूट तथा महिलाओं के पक्ष में पंजीयन कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क के 1% के अतिरिक्त छूट को भी जारी रखा गया है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के माध्यम से राजीव नगर आवास योजना लागू की गई है। विभिन्न आवासीय योजनाओं के हितग्राहियों को आर्थिक रियायतें दी गई है। मुझे यह संतोष है कि देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर साल भर होने वाले कार्यक्रम में जब देश राष्ट्रीय पर्व का उल्लास मनाएगा, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ के वे मजदूर भी शरीक होंगे जिन्हें राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत लगभग 10 लाख मजदूर भाई बहनों को 6,000 रुपये सालाना अनुदान सहायता दी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के में आबादी भूमि पर निवासरत लोगों को उनके काबिज जमीन का हक दिलाने के लिए स्वामित्व योजना प्रारंभ की जाएगी। भूमि स्वामित्व का अभिलेख मिलने पर बड़ी संख्या में लोग बैंकों से आवासीय ऋण तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे। हर वर्ग के लोगों का अपनी जमीन, अपना मकान और अपने सिर पर छांव का सपना जल्दी पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। छोटे भूखंडों की खरीदी बिक्री और पंजीयन पे पूर्व में लगाई गई रोक एक तरह से अन्याय ही था, जिसे दूर करने के लिए हमने 1 जनवरी 2019 को निर्णय लिया था। आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, इस फैसले के माध्यम से और कमजोर तबकों के अनेक सपने साकार हुए, जिसके कारण 2,28,000 भूखंडों का पंजीयन कराया जा चुका है। राजस्व संबंधी कामकाज की जटिलता से जनता को राहत दिलाने के लिए हमने अनेक कदम उठाए हैं। आज मैं घोषणा करता हूं कि नामांकन प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाएगा। हमने जो सार्वभौम पीडीएस का वादा किया था, उसे भी प्राथमिकता से पूरा किया गया, जिसके कारण अब प्रदेश में 2,52 लाख लोगों को रियायती दर पर राशन सामग्री दी जा रही है और पीडीएस का कवरेज बढ़ाकर 99% हो गया है, जो अपने आप में हर तबके को न्याय दिलाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता की मिसाल है। सुचारू वितरण के लिए विगत 1 वर्ष में 737 नई उचित मूल्य दुकानों की स्थापना की गई तथा 9 लाख नए सदस्यों के नाम राशन कार्ड में जोड़े गए। कोरोना के कारण लॉकडाउन के दौरान इन 58 लाख राशन कार्डधारियों को निःशुल्क चावल देना शुरू किया गया था। यह क्रम नवंबर 2021 तक जारी रहेगा। मेरा मानना है कि कुपोषित पीढ़ियों का निर्माण करना और उन्हें बीमारी तथा आर्थिक तंगी के भंवर जाल में छोड़ देना हमारी बहनों और नवजात शिशुओं के साथ सबसे बड़ा अन्याय था। मैं ईश्वर और प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उनके आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी और कुपोषण तथा एनीमिया से मुक्ति दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के कारण प्रदेश में कुल कुपोषित बच्चों की संख्या में 32% तक की कमी आई है। लॉकडाउन के दौरान इस अभियान को जारी रखना बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन अपने काम के प्रति समर्पित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने 51,583 केंद्रों में दर्ज 26,27,000 हितग्राहियों को घर पहुंच रेडी टू ईट सामग्री प्रदान की और इस तरह संकट के घड़ी में भी अभियान को जारी रखा। मैं उन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को साधुवाद देता हूं जिन्होंने कोरोना संक्रमण के तूफान के बीच मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का दिया बुझने नहीं दिया। हमने शुरुआत से ही मातृशक्ति को अधिकार और सुविधा संपन्न बनाने की रणनीति अपनाई, जिसके तहत अनेक कदम उठाए गए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूं कि समस्त जिला मुख्यालयों एवं नगर निगमों में एक उद्यान पार्क सिर्फ महिलाओं के लिए विकसित किया जाएगा, जो मिनी माता उद्यान के नाम से जाना जाएगा। नई प्रशासनिक इकाइयों का गठन विभिन्न क्षेत्रों में न्याय की खुशखबरी लेकर आता है। पहले भी हमने 4 नए अनुभाग और 29 तहसीलें बनाई। 25 तहसीलों के गठन का कार्य शीघ्र पूरा किया जाएगा और आज मैं 18 नई तहसीलों के गठन की घोषणा करता हूं।
प्रशासन की सुविधाओं को जनता से अधिक निकट लाना हमारा प्रमुख लक्ष्य है। इसलिए मैंने मुख्यमंत्री बनने के 8 माह के भीतर 15 अगस्त 2019 को गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जिला बनाने की घोषणा की थी। नए जिले की शुभारंभ भी 6 महीने के भीतर कर दिया गया था। आज मैं विकेंद्रीकरण के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए जिलों का पुनर्गठन करते हुए 4 नए जिले मोहला, मानपुर, शक्ति, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ तथा मनेंद्रगढ़ के गठन की घोषणा करता हूं। पूरी दुनिया में कोरोना महामारी के कारण जिन क्षेत्रों में कामकाज सर्वाधिक प्रभावित हुए उनमें शिक्षा का क्षेत्र प्रमुख है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शिक्षा व्यवस्था को अनेक नवाचारों के जरिए निरंतर जारी रखा गया। कोरोना से शैक्षणिक सत्र को अवरुद्ध नहीं होने दिया गया। ऑनलाइन कक्षाएं, 12 मोहल्लों में कक्षाएं लगाकर पढ़ाई कराई गई। इतना ही नहीं, शिक्षा की गुणवत्ता को शाला स्तर से बढ़ाने हेतु स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 172 सरकारी स्कूलों का उन्नयन कर इन्हें सर्व सुविधा युक्त बनाया गया है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के बच्चों ने अंग्रेजी मीडियम में शिक्षा की जोरदार ललक दिखाई है। इन स्कूलों में कुल 1,36,500 बच्चों ने प्रवेश लिया है, जिसमें से 70,000 बच्चे अंग्रेजी माध्यम के हैं तथा 66,500 बच्चे हिंदी माध्यम के हैं। इस तरह शाला में अधोसंरचना उन्नयन का लाभ अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों माध्यमों के बच्चों को मिल रहा है। हम इस योजना को विकासखंड स्तर तक ले जाना चाहते हैं। हमने शिक्षकों का अभाव दूर करने के लिए भी ठोस प्रयास किए हैं, जिसके रास्ते में आई बाधाओं को दूर करते हुए शासकीय स्कूलों में 14,580 शिक्षक शिक्षिकाओं को नियुक्ति पत्र देने का काम किया जा रहा है। वहीं महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक, ग्रंथपाल, क्रीड़ा अधिकारी आदि के 1,440 पदों पर भी नियुक्ति देने का काम शीघ्र पूरा होगा। इस तरह हम शिक्षा जगत को अनिश्चय तथा आशंकाओं से मुक्ति दिलाते हुए प्रदेश में देशपरक सार्थक शिक्षा का वातावरण बना रहे हैं। प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के महाविद्यालयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयु सीमा का बंधन है। आज मैं उस शिक्षा में के लिए आगे बढ़ने वाले युवाओं के हित में वो माँ भारत जिसकी गोद में हमने जन्म लिया है, वो माँ भारत जिसकी गोद में पैदा हुआ अन्न हमने खाया करने को लेकर भी तदर्थवाद चल रहा था। हमने स्पष्ट प्राथमिकताएं तय की। तत्काल भवन बनाकर सुविधाएं जुटाना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव होता है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि सरकार पीड़ित जनता को अपने हाल पर छोड़ दे। इसलिए हमने गांव, कस्बों, बसाहटों, 12 मोहल्लों तक सुसज्जित चलित अस्पताल व शिविरों की सुविधाएं पहुंचाने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लिनिक जैसे नवाचारों का लाभ लाखों लोगों को मिला है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना देश की सबसे बड़ी आर्थिक मददगार योजना सिद्ध हुई है। पौने 3 साल पहले तक बस्तर में मलेरिया का प्रकोप बहुत अधिक था। हमने मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान चलाया तो बीजापुर जिले में 71% तथा दंतेवाड़ा जिला में 54% मामले विगत 1 वर्ष में कम हो गए। समूचे बस्तर में 45% और समूचे सरगुजा संभाग में 60% तक की कमी आई। इस तरह हमने अब मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का संकल्प किया है। मेरा विश्वास है कि हमारे समर्पित स्वास्थ्य कर्मियों के बदौलत यह अभियान भी सफल होगा। हमने डॉक्टरों तथा अन्य सुविधाओं की कमी दूर करने हेतु प्राथमिकता से कदम उठाए हैं, जिसके कारण 2.5 वर्ष के अल्प समय में ही स्नातक चिकित्सकों, विशेषज्ञ चिकित्सकों
तथा दंत चिकित्सकों की संख्या 1378 से बढ़कर